हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है, आगे का रिप्रोडक्शन में फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। जहाँ भी जेनेसिस लग जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, फीमेल के अंदर होते हैं ओवरी। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं, स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। भैया यही बात है ना, अगर गैमीट बनना है तो गैमेटोजेनेसिस, अगर वहीं पे स्पर्म बने तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बने तो oogenesis इन द टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो कि नेचर इसका क्या होता है 2n, ये स्पर्मेटोगोनिया, जैसे ये वाली इमेच्योर जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया 2n, प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट बिगन एट द प्यूबर्टी 13-14 साल पर आती है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी 13-14 साल पर होने लगता है, लेकिन प्यूबर्टी आने से पहले बेटा, प्यूबर्टी आने से पहले जब जैसे ही हार्मोन निकलेंगे प्यूबर्टी 13-14 साल पे आएगी, तो वहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि अगर मेल के अंदर देखूंगा तो हाई लो पिच साउंड, प्यूबिक हेयर का आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। द स्पर्मेटोगोनियम अगर सिंगुलर देखूंगा तो स्पर्मेटोगोनियम 2n प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको कल बताया था एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन, चूँकि क्या है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया है। सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉडी क्या होती है? 2n। इसमें क्या होगा बेटा? माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारी होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करती हैं, माइटोटिक डिवीजन करती हैं। कोई एक स्पर्मेटोगोनिया मानती है कि भैया मैं बनाऊंगी स्पर्म बनाऊंगी, और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। मल्टीप्लाई माइटोटिक, ईच स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? 46 क्रोमोसोम है, 2n। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया मतलब कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज में बड़ा हो जाती हैं, फूल के बम्ब हो जाती हैं। अब इनमें म्योसिस डिवीजन चलेगा, और वो म्योसिस डिवीजन करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस डिवीजन हो जाएगा, म्योसिस फर्स्ट, तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब म्योसिस फर्स्ट हो जाएगी, म्योसिस सेकेंड। अब म्योसिस फर्स्ट होती है, म्योसिस फर्स्ट के 5 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और प्रोफेज में ही 5 होती हैं। ले जाओ पापा दीदी को दिल्ली, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, इंटरकाइनेसिस। अब बेटे ध्यान से देखना, म्योसिस फर्स्ट में जैसे ये 2n था ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका n हो जाता है। इसके बाद इसे म्योसिस सेकेंड हो जाती है, और म्योसिस सेकेंड होने से क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनती है। स्पर्मेटिड बनने से इसके अंदर कुछ चेंज होते हैं, जैसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। देखो ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडली अंडरगो म्योसिस हो जाएगा, म्योसिस फर्स्ट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटल डिवीजन, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और म्योसिस सेकंड को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। म्योसिस सेकंड माइटोसिस के जैसा होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होती है? सेकंड। और इसकी प्लाइडी लेवल क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में कितने? n होगी तो 23, यहाँ कितने थे? 46, तो n में कितने? 23 क्रोमोसोम ईच। The secondary spermatocyte undergo secondary mitotic division to produce 4 equal haploid spermatid। अब देखो यहाँ से 1 से 2 बन जाएंगे, और यहाँ से भी 2 से 4 बन जाएंगे। 1 से 2 तो 2 से 4 बनेंगे ना, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और यही स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद 4 स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। आगे देखो बेटा, स्पर्मेटोजोआ कितने बन गए? 4। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हो गई,
स्पर्मियोजेनेसिस इसमें कुछ ऐसे फंक्शनल चेंज होते हैं जैसे स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना लेती है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब जब स्पर्म बन जाएगा ना तो इसको नर्सिंग करने के लिए कुछ सेल चाहिए ना, इसको खाने पीने के लिए कुछ सेल चाहिए ना, इसको नर्सिंग करने के लिए, इसको खिलाने पिलाने के लिए हमारे टेस्टिस के अंदर सेल होती है सर्टोली सेल, जिसे हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन, बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में स्पर्म का सीमन का आ जाना इजैकुलेशन, वैजाइना के अंदर सीमेन का चला जाना इंसेमिनेशन। ये टर्म ध्यान रखना बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। 13-14 साल पे प्यूबर्टी आ जाती है। जैसे ही एंटी पिट्यूटरी से सेक्स हार्मोन निकलने लगते हैं, सॉरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलते लगते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है। इस 13-14 साल होते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से, मूवी वगैरह, मोबाइल वगैरह होने की वजह से ये प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी आ जाती है, जैसे 12 साल पे आ जाती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन कौन होते हैं? 2, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाडोट्रोपिन कौन से होते हैं? 2, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH LH ये कहाँ से निकलते हैं बेटा? FSH LH कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन आपके कहाँ निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये कंट्रोल में किसको होते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन GN, दिस इज यू रिकॉल, ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। FSH LH कहाँ से निकल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। The increased level of GnRH that act as anterior pituitary gland stimulate the secretion of 2 gonadotropins. Tropins का मतलब निकल कहीं और से रहा है, काम कहीं और जाकर करें। This is called tropic hormone. Gonadotropin, luteinizing hormone LH and follicle stimulating FSH. LH act on leading cell, L for LH and act L for leading cell. ध्यान रखना बेटा, LH act for leading cell और leading cell का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन एंड्रोजन। यानी कि जो LH होता है ना, वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को, किसको बेटा? एंड्रोजन को। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेटर। FSH किस पे काम करता है बेटा? सर्टोली सेल पे। और किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना बेटा, LH स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, LH स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, FSH कुछ फैक्टर रिलीज कर रहा है जो किस में हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? यानी स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में चेंज करे। दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो बेटा, स्पर्म की बात करेंगे। छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। एक बार के एजैकुलेशन में बेटा 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं। जी हाँ, एक बार के एजैकुलेशन में 20 से 30 करोड़ स्पर्म, और एक बार के एजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमन निकलता है। आपको लोग बेटा सीमन क्या होते हैं? सीमन कुछ नहीं होता, सिक्रीशंस प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमन। अल्कलाइन इन नेचर का होता है। एक बार में 20 से 30 करोड़ स्पर्म, अगर मैं वैसे बताऊं तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। किसमें बेटा? एक बार के इजैकुलेशन में। स्पर्म होते क्या हैं? स्पर्म छोटी छोटी सेल होती हैं, ये मोबाइल होती हैं, मूवमेंट टेल के साथ मूवमेंट करती हैं, और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में दौड़ कर जाती हैं, ओवम से फर्टिलाइज करती हैं, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और सिंगल सेल का जाइगोट बनता है। जाइगोट नहीं, जाइगोट बनता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। देखो बेटा ध्यान से, इसके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस, नंबर 4 टेल। दिस इज द स्पर्म। स्पर्म बोले तो मेल गैमेट। जहाँ पर 4 पार्ट, नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस, नंबर 4 टेल। दैट्स अ 4 पार्ट। ध्यान से देखो बेटा, इसके ऊपर जो प्लाज्मा की जो लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा ना, तो इसको हम बेटा मैनचीटे कहते हैं। मैनचीटे। आउटर लेयर एंड कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैनचीटे। ये एक्रोसोम है। ये बेटा गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, यानी इसमें एंजाइम होते हैं, सेक्रेटरी एंजाइम। ये न्यूक्लियस, हेड में बेटा न्यूक्लियस होता है।
ये न्यूक्लियस होता है, इसमें कंटेंट के साथ एन होता है। ये नेक है, नेक में बेटा सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं नेक में। ये मिडल पीस, ये जो आपको दिख रही हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। और स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, इसको एक टर्म देते हैं नेवेंकन शीथ। कौन सी शीथ? एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ध्यान से रखना बेटा। यानी कि ये जो हमारी स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया नेवेंकन शीथ कहते हैं। और ये टेल है, और टेल बेटा आप जानते हो टेल के थ्रू वो मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ध्यान से देखो, पढ़ना, रीडिंग लगा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नंगी आंखों से बेटा हम स्पर्म को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। 2 से 3 ml सीमन निकलता है, उसमें हमें स्पर्म दिखाई नहीं देते, बल्कि क्योंकि कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऐसा छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। देखो बेटा, एक होता है हेड, दूसरा नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। क्या कहते हैं बेटा? मैनचीटे। क्या कहते हैं इसको? मैनचीटे। द स्पर्म हेड कंटेन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड क्यों बोल रहा हूँ? इसमें 46 क्रोमोजोम होंगे कि 23? 23 क्रोमोजोम होंगे ओनली। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी का काम बेटा सिक्रीशन का होता है, तो ये एक्रोसोम होगा। इसका भी नेचर कैसा होगा? सिक्रेटरी नेचर होगा। द एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम। किससे फिल्ड होते हैं बेटा? एंजाइम से। एंजाइम से फिल्ड क्या करते हैं? इसमें के अंदर एंजाइम होता है हाइलोरोडिनेज। एज लगा दिया पीछे। इस एक्रोसोम में एंजाइम होता है हाइलोनिडेरेज, यानी एज लगा दिया, यानी एज लगा दिया, यानी हाइलोडिनेज एंजाइम है। अब एंजाइम हाइलोडिनेज यानी इसका काम करेगा ये सिक्रीशन का एंजाइम है। ये बेटा जो ओवम के ऊपर कोरोना रेडिएटर होता है उसको घोलने का काम करता है। कोरोना रेडिएटर की सेल जो होती हैं आपस में अटैच होती हैं हाइलोरिनिक एसिड से, उसको डिजोल्व करेगा ये द हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। बता दिया ना कैसे बेटा कोरोना रेडिएटर को हमारी सेल को डिजोल्व करता है। द मिडिल पीस प्रोसेस है नोमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज फैशन में ऐसे अरेंज होती हैं बेटा, ऐसे अरेंज होती है जैसे मान लो ऐसे टिनिन 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 स्पाइरली फैशन होती है बेटा। इस फैशन का स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं नेवेंकन शीथ। कौन से शीथ कहते हैं बेटा? इसकी फैशंस को हम कहते हैं नेवेंकन शीथ। डिच प्रोड्यूस फर्टिलाइज मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से रखना बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया होता है ह्यूमन मेल एजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वार्टर्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म का होना बड़ा जरूरी है। अगर मिलियन को मैं करोड़ों में बताऊं तो 20 से 30 करोड़ हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर 20 से 30 करोड़ स्पर्म अगर किसी के निकल रहे हैं, 20 से 30 करोड़ अगर स्पर्म निकल 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकल रहे हैं, यानी कि ये तो नॉर्मल है। अगर इससे कम हो गए ओलिगोजूस्पर्मिया कहलाएगी। कौन सी बेटा? ओलिगोजूस्पर्मिया। अगर सीमन में स्पर्म आ ही नहीं रहे तो हम उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म बेटा टेढ़े मेढ़े हैं, मान लो अगर स्पर्म टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं बेटा, इसे हम कह रहे हैं टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया। ध्यान से देखना बेटा, अगर ओलिगोजूस्पर्मिया हो गया, सीमन में स्पर्म आ ही नहीं रहे तो एजूस्पर्मिया हो गया, टेढ़े मेढ़े स्पर्म होगा टेरेटोजूस्पर्मिया हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गई बेटा। ऐसा इंसान फर्टाइल नहीं होता, यानी ऐसे इंसान इनफर्टाइल होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हमें नॉर्मल फर्टिलिटी के होने के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए, यानी कि इसमें से नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें कह रहा है इसमें एटलीस्ट 60% इन, अगर मैं 200 से 300 ml को 100% मान लूँ, इसमें एटलीस्ट 60% इसमें मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। टेढ़े मेढ़े नहीं चले भैया, टेढ़े मेढ़े होंगे तो मिलियंस तक दौड़ के जाना है। अरे बेटा कैसे जाएगा? मंजिल बड़ी दूर है, ओवम बड़ी दूर है, जाता तो हमेशा मेल ही है ना, पीछे पीछे भाग कर ऐसे भाग के। अगर मंजिल बड़ी दूर है तो कैसे पहुँचेगा? टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। 60% नॉर्मल शेप और साइज, उसमें भी 60% में भी 40% की बेटा बिगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। बिगरस मतलब हाईली मोटाइल होने चाहिए, यानी 40% है बिगरस मोटिलिटी। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल, आप जानते हो बेटा, और सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकल जाए उसको हमने टर्म दिया स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी डक्ट, बासा डिफरेंस, बासा एपरेंट, टेस्टिस और एपिडेडमस को होते हुए, यानी कि पेनाल यूरेथ्रा के थ्रू वेजाइना में जाता है। Secretion of epidermis by vasa deferens, seminal vesicle and prostate essential for maturation and motility of sperm। बेटा एपिडाडर्मस को आप देखोगे तो एपिडाडर्मस में ऐसे बहुत ही मतलब ये ऐसी होती है टेढ़ी मेढ़ी। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कैपट,
ऊपर होता है कॉर्पस और नीचे वाला होता है कैपट कॉर्पस और कोडा एपिडाइडमस। यानी कि कैपट एपिडाइडमस, कॉर्पस एपिडाइडमस, कोडा एपिडाइडमस, ये बेटा यहाँ से निकल के जाता है। सेटेरेटे वाही एपिडाई बाड़ी, यहाँ पर वासा डिफरेंस निकल के जा रही है। यानी कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, स्पर्म को मैच्योरेशन करता है, स्पर्म को बताता है कैसे मैच्योरेशन होंगे। बेटा ठोकरें लगती हैं तभी इंसान सीखता है, ये हमारा स्पर्म जानता है, ठोकरें खाता रहता है एपिडर्मिस में और मैच्योर होकर आ जाता है। आगे क्या चल रहे हैं हम। अब बेटा जो सिक्रेशन द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कम्स टू द सीमन, यानी कि जो सिक्रेशन होते हैं अगर उसमें स्पर्म मिल जाए तो उसे सीमन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। आपको पता है बेटा एंड्रोजन कौन सा, वो भी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन हेल्प करने में कौन करता है हेल्प, एस्ट्रोजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis। अब बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, एक पैसेंजर ट्रेन की तरह काम करती है। पैसेंजर ट्रेन नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है। एक बार स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया जिंदगी भर तक चलता रहता है। 13-14 साल पे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया ना बेटा, तो जिंदगी भर जब इंसान मर रहा होता है, 70-80 साल में बुढ़ापे की एज में जी रहा होता है, तब भी उसके टेस्टिज में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। यानी कि एक बार ये ट्रेन शुरू हो गई फिर रुकती नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है, दनादन चलती जाती है। दिस ट्रेन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ट्रेन। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस अगर एक बार हो गई तो वो चलती रहती है। अगर फीमेल के अंदर कितनी भी एज की फीमेल हो, अगर 80 साल के बुढ़े से भी शादी होती है तब भी उसके बेबी होने के चांस ज़्यादा हैं। समझ गए बेटा, यानी कि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता ही रहता है। अगर लाइफ स्टाइल बढ़िया रहे, न्यूट्रिशनल डाइट में कोई कमी ना हो, तो स्पर्म एकदम मस्त पैदा होते हैं, यानी कि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होंगे। और बेटा उसमें भी विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, कितने में, 40% में, तभी वो इंसान फर्टाइल होगा। अगर 2 साल तक विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए अगर वो कंटिन्यूस इंटरकोर्स कर रहा है फिर भी उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वो फर्टाइल नहीं बेटा इनफर्टाइल कहलाता है। ऐसे कपल को हम स्टेराइल कपल या फिर इनफर्टाइल कपल कहते हैं। अगले लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे oogenesis की। थैंक यू सो मच।